नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में। इस बुलेटिन में हम बात करते हैं दिन भर की उस खबर का जिस खबर को लेकर के आज सभी की नज़र बनी रही। उसी खबर पे हमारी होती है सीधी बात और उस पर हम आपकी भी राय जानते हैं। और आपकी राय इसलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि दिन भर की वो खबरें जिसको अब तक क्या एंगल से दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है लोगों को, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसी पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इसमें। और आज चीन को लेकर के जो लगातार विवाद गहराता जा रहा है, वो विवाद इतना गहरा होता जा रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि बातचीत भी हो रही है, कूटनीतिक तैयारी भी की जा रही है और उस पर सियासत भी हो रहा है। मतलब सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीन के मुद्दे को सुलझाया कैसे जाए। एक तरफ पूरे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है, चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और लेकिन इस पर आज जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आता है तो वाकई में वो हैरान करने वाला होता है, जिसको देखने के बाद में ये एकदम से कहा जा सकता है कि अब मोदी सरकार को कहीं ना कहीं किसी तरीके से घेरने की ये जो राजनीति है, सियासत शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस पर सियासत बहुत हावी हो चुकी है। आज मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो जब भी कोई बयान दें, जब ऐसा कोई मुद्दा होता है तो उस पर सोच समझ के अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। इस बयान के बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो गंभीरता से लेंगे और उस पर अमल करेंगे ताकि उस पर वो अच्छा काम कर सके। इस तरीके के उन्होंने भी बयान दिया है। तो ये लगातार खबरें इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस खबर को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस पर अब बहुत बड़ी राजनीतिक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसके क्या मायने, इसमें आज की क्या अपडेट है, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस बहस में जुड़ जाएं। कई लोगों की शिकायत होती है कि वो देर में जुड़ पाते हैं, तो वो देरी की शिकायत ना हो इसके लिए, ताकि फटाफट आप लोग इसमें अपनी राय भी रख सकें ताकि उस पर चर्चा जो है वो एक अच्छी चर्चा और हेल्दी डिस्कशन आपके साथ की जा सके। तो दोस्तों हम चर्चा को शुरू करते हैं। भारत और चीन के विवाद को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, आज राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर गए हैं। वहां पर नाजी जर्मन पर सोवियत संघ की रूस की 75वीं विजय दिवस होगी, उसका परेड होगा, विक्ट्री परेड होगा। उसमें भारत को भी निमंत्रण मिला है, ये काफ़ी प्राउड की बात है। और यहाँ पे चीन के भी नेता होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह गए हैं, वो सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे लेकिन चीन के नेताओं का बहिष्कार करेंगे, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। तो एक कूटनीतिक तरीके से उनको घेरने की तैयारी है। दूसरी तरफ है दक्षिणी चीन सागर जो है, वहाँ पर भी जो क्वाड एक टीम है जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, ये सब मिल करके भी चीन जो विस्तार कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में, अपना विस्तार कर रहा है, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी। मतलब कूटनीतिक तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। वहीं पर भारत सरकार की ओर से जो उनके तरफ से अब सामान भेजा जाएगा उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन इस पर अगर हम सियासत की बात करें तो सियासत अलग ही चल रही है। आज मनमोहन सिंह ने अपना एक लेटर जारी किया जिसमें बयान जारी किया। उन्होंने उसमें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी चीन को लेकर के कोई बात कर रहे हों, कोई बातचीत बता रहे हों, तो थोड़ा बयानों को लेकर टोल मटोल करके, मतलब सही तरीके सोच समझ कर बोलें, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिससे देश की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे ही कोई भी बात बोल करके ना चले जाए। जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मनमोहन सिंह की बात को जो पीएम मोदी हैं वो ध्यान से सुनेंगे और उस पर कायदे से अमल करेंगे। उनका जो ट्वीट है, उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चाइना किल्ड आवर सोल्जर्स, चाइना टुक आवर लैंड्स, देन व्हाई चाइना प्रेजिंग मिस्टर मोदी ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा है कि जब चाइना हमारे सैनिकों को मार रहा है, चाइना हमारे ज़मीन पर कब्जा जमा रहा है, तो ऐसे में चाइना की जो सरकार है वो आखिर मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। ये सब चीज़ें बहुत सारी है। मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक भूभागीय स्थितियों पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सदैव बेहद सावधान रहना चाहिए। ये बात उन्होंने किस बात पे कही है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी कई संबोधन में ये बात कही
कि ना तो हमारे देश में कोई चीन घुसा है, ना उसने हमारे किसी ज़मीन पर कब्जा किया है। जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर चीन हमारे ज़मीन में नहीं घुसा तो उसने फिर हमारे 20 जवानों को मारा कैसे, उनने हमला कैसे किया अगर हमारे सरहद के अंदर वो नहीं घुसा था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको प्रधानमंत्री, जिस पर मनमोहन सिंह ने सलाह दिया है कि ऐसे बातों से बचने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों को कहने से पहले सोच समझ के बात करें। वहीं पर जब चाइना की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई कि उन्होंने कह दिया कि गलवान घाटी उनका है, तो गलवान घाटी मुद्दा जब उनका उन्होंने दिखा दिया, तो अब ऐसे में आज फिर से सैन्य स्तर की बैठक हुई, उनमें बातचीत हुई और तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर भारत सरकार इनको घेरने की बात कर रही है, तो इसी तरह बातचीत भी चल रही है। तो ये मामला काफ़ी उलझा हुआ नजर आता है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर चीन के मुद्दे पर उसका सही रुख क्या है, वो क्या करना चाहती है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाएगी, चीन को आप दबाव में डाल रहे हैं, चीन के व्यापार को प्रभावित करना चाहते हैं, इंडियन कंपनियों को बढ़ाने का दावा कर रहे हैं आप। और ये भी बात सामने आ रही है दोस्तों, ये बहुत गलत बात सामने आ रही है, जो बात हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि हमारा फोकस, जो लोग बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, वो लोग इस पर जोर नहीं दे रहे हैं कि चाइना को कमज़ोर करने के लिए देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, देश में सामान बनाया जाए, और देश में मैन्युफैक्चरिंग पावर क्यों नहीं बढ़ रही है, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, उस पर चर्चा करने के बजाय ये कह रहे हैं कि चीन को कमज़ोर बनाना है तो चीन जैसा सामान वियतनाम दे रहा है, ताइवान दे रहा है, हम उनके सामान को खरीद लेते हैं, तो जिससे चाइना कमज़ोर हो जाएगा। तो कल भैया वियतनाम और ताइवान मजबूत हो जाएगा, तो कल वो ऐसी कुछ हरकत करेंगे तो जिससे हमें परेशानी होगी। तो ये समस्या का हल नहीं है, ये समस्या को टालने का तरीका है, तो इससे हमें बचना है। इस तरीके की जो बातें आ रही हैं उससे बचिए। देश में मैन्युफैक्चरिंग, देश की अगर हम बात करें भारत की आबादी और चाइना की आबादी, तो आबादी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी महंगा पड़ता है, जबकि चीन में ये मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम पड़ता है, जिसकी वजह से चीन बहुत सारे दुनिया के बाज़ारों का आकर्षण का केंद्र है। और वो सभी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगाती हैं, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स है, खर्चा बहुत कम है। बाकी भारत में, हमारे देश में आबादी है, लेकिन स्किल्ड ना होने की वजह से हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है वो बहुत लागत कम है। हमारे यहाँ लेबर, जो मेहनत का मजदूर है, वो ज़्यादा है, उनसे आप वजने उठवा लो, उनसे आप भार उठवा लो, उनसे ऐसे कोई काम करवा लो जिसमें टेक्निक्स का यूज ना होता हो, तो वो काम करने में बहुत बेहतर है। भारत के जो मजदूर हैं इस मामले में बेहतर है, मतलब उनके पास में कुशलता उस तरह की नहीं है कि जो कि टेक्निकली चीज़ों को कर सके। जैसे चाइना की तरफ से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स के मार्केट्स में उसका बहुत ज़्यादा कब्जा है, क्योंकि वहाँ के जो कारीगर हैं वो कुशल कारीगर हैं, जिसकी वजह से वो टेक्निकली काफ़ी साउंड हैं, और उसकी वजह से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग खर्चा लागत काफ़ी कम होती है। तो इस पर लगातार बातचीत हो रही है, कूटनीतिक तैयारी हो रही है, सियासत हो रही है। टीवी चैनल्स पे आप लोग बड़े बड़े डिबेट्स देख रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब चीन कांप उठेगा, चीन का भूगोल और इतिहास बिगड़ जाएगा। भारत सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया है कि चीन को तो आप थर थर कांपने लगेगा, चीन को मांगने से मौत भी नहीं नसीब होगी। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस के साथ में, ऐसे शब्दों के साथ में ये चर्चा की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत अगर देखें, अगर चाइना और हमारे सैन्य ताकतों का तुलना करेंगे तो हम बहुत कमतर नहीं हैं, लेकिन हम चाइना से बेहतर नहीं हैं और चाइना के बराबर भी नहीं हैं। तो क्योंकि वो आर्थिक मामले में हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो हमें भी मजबूत बनना पड़ेगा। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भारत देश में कई सारी समस्याएं हैं, मौसम को लेकर समस्याएं हैं, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी कोई आपदा आती है। तो आपकी जानकारी के लिए हमें बता दें कि चीन में हमारे यहाँ से ज़्यादा आपदाएं आती है, अमेरिका में हमारे यहाँ से ज़्यादा आपदाएं आती हैं, उसके बावजूद वो लोग डेवलप्ड हैं। उनके यहाँ क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि उनकी एजुकेशन पॉलिसी जो है, उनका जो शिक्षा तंत्र है, वो हमारे देश की तरह करप्ट नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जहाँ पढ़ाई के नाम पर सिर्फ डिग्री और केवल अंक दे दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र दे करके उनको शिक्षित अशिक्षित बना दिया जाता है। मतलब सर्टिफिकेट वाले अशिक्षित होते हैं, कहने को उनके पास डिग्री BA, MA, ग्रेजुएशन, LLB सबकी डिग्री होती है, लेकिन उस डिग्री की काबिलियत उनके अंदर नहीं होती है। यही वजह है कि हमारे देश में सशक्त मजदूर जो होते हैं, सशक्त काम करने वाले होते हैं, वो लोग कम हैं। इसके बजाय कि हमारे देश में ऐसे मजदूर ज़्यादा हैं जिनसे मेहनत करवाइए, पत्ता तुड़वा लीजिए। हमारे यहाँ बड़े मजदूर हैं, जो भी आप जानते हैं हर प्रदेश में, वो मजदूर ज़्यादा हैं जो स्किल्ड नहीं हैं। उनको लेकर मोदी सरकार ने शुरुआत में पहल की थी, लेकिन अब उस पर बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से चीन से टक्कर लेने की बात चल रही है,
तो आपके मास्को दौरा करने से, विक्ट्री डे में परेड करने से, G10 में शामिल हो जाने से भारत से कोई डरने नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक आप आर्थिक चुनौतियों से लड़ेंगे नहीं, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आप आर्थिक मुद्दों पर आप मजबूती के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको अमेरिका की मदद देखनी होगी, आपको रशिया की मदद देखनी होगी, आपको और जो समृद्ध देश है उनकी मदद देखनी होगी। तो हमारे देश में जब हमारे पास मैन पावर है, उसके बावजूद हम आर्थिक मामले पर इतना कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि उसके पीछे सीधी सी वजह है जो है हमारा शिक्षा तंत्र। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक मुद्दा और बता देते हैं। जो कानपुर का शेल्टर होम का मुद्दा जो हमने कल उठाया था, उस मुद्दे में अपडेट ये है कि उसमें अब 7 नाबालिग बच्चियां गर्भवती पाई गई हैं, जिसके बाद में आज कुछ टीवी चैनलों पर हमारे खबर दिखाने के बाद में कई टीवी चैनलों ने इस खबर को उठाया है। और उन्होंने, लेकिन इस मुद्दे को उठाने का तरीका देखिए, उनका फोकस कोरोना केसेज पे है। उन्होंने कहा 57 लड़कियां वहां की कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे हड़कंप बच गया है। लेकिन जो दूसरी खबर, जो इंपॉर्टेंट खबर है कि 7 बच्चियां वहां पे गर्भवती पाई गई, उस पर बहुत ज़्यादा जोर तरीके से कोई भी मीडिया चैनल बहुत जोर से कहने की बात नहीं कह रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। इस पर सवाल खड़ा करने से बच रहे हैं। वो कोरोना विस्फोट जैसी बात को करके 56-57 लड़कियां जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन 7 बच्चियां कैसे एक सुधारगृह में गर्भवती हो जाती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, इस पर चर्चा वो लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने आपसे कहा है कि हम इस मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे और बीच बीच में जो भी हमारे पास अपडेट आएगी उस पर हम आपके साथ चर्चा भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो लाइव का हमारा उद्देश्य है, इसमें ये हम चाहते हैं कि आप भी अपने कमेंट दें, अपने विचार दें, ताकि उन विचारों पर भी चर्चा की जा सके। और आप लोग जो हमें देखते हैं वो लोग जरूर एक कमेंट तो जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जुड़ाव का पता हमें तभी चलता है जब आप कोई एक कमेंट करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हमारी टॉपिक बुरी लग रही है, तो भी आप कमेंट कीजिए, हमें ऐसा कोई ऐतराज नहीं है। हम सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी की तरह हम किसी की दुश्मनी निकालने के लिए हम पत्रकारिता नहीं करते। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं ताकि लोगों को सही बातों का पता चले, सच का पता चल सके। इस तरीके से ना हो कि जो हम दिखा दें उसी बात को हकीकत समझ लें और उसी पर वो अमल करके अपने आप को डालते रहें, उसी पर बहस करते रहें, उसी पर चर्चाएं करते रहें। चर्चाएं हमेशा ऐसी होती है जिसमें सभी के विचार शामिल हों, और ये चूंकि भारत गणतंत्र है और पूरा लोकतंत्र है, तो सभी के विचार उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कुछ लोगों के विचार के साथ में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो एक तरफा हो जाएगा, और उस पर बात करना एक ऐसे ही रहेगा जैसे कि आप समझ लीजिए कि बात करना यही हो गया कि अपने विचार बता दिए, हमने, हो गया। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि चाइना में प्रजातंत्र नहीं है, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार कम है। देखिए, प्रजातंत्र नहीं है तो भ्रष्टाचार कम है, इसका इसलिए वजह हो सकता है क्योंकि वहां पर उस विषय पर उस पर बात करने से वहां पर कई चीज़ें पाबंदियां हैं। वहां पर कोई भी रवीश कुमार नहीं बन सकता है, वहां पर कोई भी खबर एक्सक्लूसिव नहीं बन सकता है, क्योंकि इनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएंगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि आपका चैनल चले कि बंद हो जाए। उसको बंद कर दिया जाएगा, उनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके की वहां पर कोशिश की जाती है। तो ऐसा तुलना करना कि वहाँ पे गणतंत्र नहीं है, पूर्णतया लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार कम है, तो इस हिसाब से तो नॉर्थ कोरिया में भ्रष्टाचार शून्य है, क्योंकि वहाँ पे किम जोंग जो चाहते हैं वही होता है। उसी तरीके से सब चीज़ें लिखी जाती है, इतिहास उनको वो अपने हिसाब से वो इतिहास को लिखते और तोड़ते और मरोड़ते हैं। तो ये अगर बात हम करेंगे तो ये गलत है। चीन में थोड़ी सी प्रजातंत्र में कमी है, ये बात सभी को पता है, और इस प्रजातंत्र की कमी की वजह से वहाँ पर जो भी चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो पूरी तरीके से मीडिया के सामने नहीं आ पाती हैं। तो हमारी चर्चा का विषय जो है वो लगातार इसी बात पे हमेशा टिका रहेगा, और हमेशा हम इसी बात पे चर्चा करते रहते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है इस पर ज़रूर हमें जुड़िए, हमें बताइए, ताकि हम उस पर चर्चाएं जो हैं वो अच्छी चर्चा हो सके। जब तक कमेंट नहीं आते हैं तब तक हम अपनी विचार आपको बताते रहेंगे, और आप हमारे विचार सुनते हुए अपना आइडियोलॉजी बनाते जाएंगे। वो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके की आइडियोलॉजी बनाने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल, इसमें करोड़ों रुपए लगा करके आपके ऊपर अपने विचार थोप दिए जाते हैं, और सरकार के तौर से बड़े बड़े इंटरव्यू उनको इसलिए दिए जाते हैं ताकि सरकार का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस तरीके से प्रचार प्रसार करते रहें। तो हमारा मुद्दा ये है कि भारत सरकार चीन मुद्दे पे कर क्या रही है, चीन मुद्दे को लेकर के भारत सरकार का रुख क्या है, वो साफ क्यों नहीं कर रही है। अगर ये सवाल राहुल गांधी पूछते हैं या ये सवाल मनमोहन सिंह करते हैं तो बहुत वजह वाजिब है, क्योंकि
जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर माहौल को क्रिएट किया जा रहा है कि भारत सरकार अब बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, चीन को तोड़ के रख देगी, चीन का भूगोल और इतिहास बदल के रख देगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। क्योंकि जब वार्ता हो रही है, बातचीत की जा रही है, उसके बावजूद बातचीत की जा रही है, जब चीन की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आता कि गलवान घाटी उसका हिस्सा है, ये बात कहने के बाद भी अगर बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं इस पर यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार का रुख क्या है, इस पर साफ क्यों नहीं करती है। तो मोदी सरकार के जो आज मंत्री हैं, इस लॉकडाउन के बाद में पहले मंत्री जो अब विदेश जा रहे हैं वो रक्षा मंत्री जो रसिया गए हैं, रूस में गए, वहां पर नाजी जर्मन पर रसिया की जीत, सोवियत रूस की जीत होने के बाद में उसकी 75 साल हो गई है, तो उस पर विक्ट्री परेड होगा जिसमें बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, उसमें चर्चा की जाएगी और वहां पे कहा जा रहा है कि अब भारत अपनी बात रखेगा। लेकिन भारत क्या इतना मजबूर है कि उसको अपनी बात हर जगह जाकर रखनी पड़ती है और हर जगह जाकर के एक तरीके से एक मदद मांगने की गुहार की जाती है। हमारे पास में, हम आबादी के मामले में विश्व के दूसरे बड़े देश हैं, हमारे पास में बाजार के मामले में हम विश्व के दूसरे या तीसरे नंबर के बड़े बाजार हैं, जहां पर लोगों की, बड़े बड़े देशों की, विकसित देशों की जीडीपी डिपेंड करती है, वो हमारे देश पर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे देश में कंज्यूमर, उपभोक्ता बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे खरीदार हैं। लेकिन हम आखिर इतने मजबूर क्यों हैं कि हमारे देश पे जब चाइना कोई अटैक करता है, कोई भी हरकत करता है, तो हम अमेरिका की तरफ मुंह देखते हैं, हम रसिया की तरफ मुंह देखते हैं, हम बात करने लगते हैं कि चाइनीज समाज का बहिष्कार कर दें। अरे हमें बहिष्कार करना नहीं है, हमें खुद सशक्त बनना है। सीधी सी बात यह है कि मजबूत बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप चाइना को जाकर के तो चढ़ाई कर दीजिए, सुखोई उड़ा दीजिए, आप बोफोर्स से दाग दीजिए, ऐसा चीज से, माहौल से हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश वाकई मजबूत हो जाए, इस तरीके से मजबूत हो कि उसका हल, सोल्यूशन, सॉल्वेशन जो भी हो वो हमारे पास हो। हम किसी तरफ आंख नजरें ना देखें, हम डोनाल्ड ट्रंप के बयान का इंतजार ना करें कि डोनाल्ड ट्रंप आगे कहें कि मैं भारत के साथ में हूं, हम भारत के साथ में हैं, ताकि चीन हमसे डर जाए। तो चीन हमसे नहीं डर रहा है, चीन हमारे दोस्तों से डर रहा है। तो दोस्ती भी उनका इसलिए हमारे साथ में है क्योंकि हम उनको व्यापारिक तौर पर बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं और अमेरिका, रसिया जो भी हमसे चाहते हैं हमें उन्हें देना पड़ता है। तो एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश जो बहुत काफ़ी मजबूत और सशक्त है, इसके बावजूद भी भारत के ऐसी रुख और ऐसी रिस्पेक्ट को बनाना, अगर इस तरीके की महिमा और इस तरीके का आपको भारत का गरिमा गान करना है, तो इस तरीके गरिमा गान करने के तो बहुत सारे लोग हैं। आपसे क्या मतलब रह गया? आपने जो भी चीज़ें की हैं देश के लिए, अभी तक कि देश मजबूत नहीं हुआ। 6 साल आप भी रह गए। अगर आप 60 साल कांग्रेस को दोष देते आ रहे हैं तो 6 साल आपको हो गया। आप बता दीजिए आपने रोजगार बनाने के लिए क्या काम किया? आपने भी वही काम किया है जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने फ्री में अनाज देना शुरू किया, मतलब लोगों को मजबूर बना दो कि सरकार अनाज देगी तो उनके घर में चूल्हा जलेगा। आपने गैस देना शुरू किया, मतलब आप इस तरीके से मजबूर बनाने की योजनाएं ला रहे हैं जिससे गरीब को खाली आप इससे मजबूर कर देते हैं कि उसको सरकार पर डिपेंड रहना है। सरकार ही आपके घर में चूल्हा जला सकती है, सरकार ही आपको 2 वक्त की रोटी दे सकती है। नौकरी नहीं देनी है, नौकरी पे बात नहीं करनी है और किसी भी तरीके की इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं करनी है। इंडस्ट्री लगाने बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे हैं प्रदेशों में, लेकिन और वहीं पे जो कंपनियां पहले से हैं वो बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होती जा रही हैं। उस पर सरकार को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर उस पर कुछ कहेंगे तो शायद सरकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बुरा मान जाएं और केवल लोगों को वर्गलाने का, लोगों को बहकाने का ये सब खिलवाड़ चल रहा है। क्योंकि बेसिकली अगर देश को मजबूत करना है, चाइना को अगर हकीकत में बहिष्कार करना है, देखिए सच्चाई और बेवकूफ़ियत में बहुत कम अंतर है। इतना ही फ़र्क है, समझ लीजिए कि सुबह और शाम जितना फ़र्क है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। सुबह होती तो उसके बाद तेज धूप होता है, सूरज चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन जब शाम होती उसके बाद अंधेरा हो जाता है। तो चीन का बहिष्कार आप कर रहे हैं, समय का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप शाम की तरह कर रहे हैं। इसके पास अंधेरा है क्योंकि आप डेवलप नहीं हैं। अगर आपको बहिष्कार करना है तो आप सुबह की तरह कीजिए, ताकि आप, देश जब मजबूत होगा, देश में सशक्त होंगे, तो हम आगे चमकेंगे, सूर्य तरह चमकेंगे और दुनिया में चमकेंगे और हमें किसी से मदद मांगने की नहीं जरूरत पड़ेगी। हमें अमेरिका की तरफ नहीं देखना होगा, हमें रसिया की तरफ नहीं देखना होगा, हमें G10 या G7 समिट में बुलाने का इंतजार नहीं करना होगा। हम वो देश बन जाएंगे जो खुद का G10 बनाएंगे, खुद के G7 होंगे और हमारे पास लोग आने के लिए, हमारे देश में आने के लिए लोग इसमें एकत्रित होंगे। ये वो देश रहा है जिसने कभी विश्व का पूरा संचालन किया है, लेकिन ऐसी क्या स्थितियां, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आज के वक्त में हमारा देश
लोगों को देख रहा है, सशक्त लोगों को देख रहा है और सशक्त बन नहीं पा रहा है। जबकि आबादी के मामले में, सेना के मामले में अब थल सेना के मामले में तीसरे नंबर के देश हैं, उसके बावजूद हम हार रहे हैं, हम फिर कमजोर पड़ रहे हैं। चीन से हमारी थल सेना बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और भारत सरकार उसका जवाब देने के बावजूद 15 जून के बाद से आज 22 जून होने के बाद में भी उस पर कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं होता है। जबकि चीन से आए दिन ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे देश की गरिमा और महिमा को बहुत ही चोट पहुंच रहा है, जिस पर सवाल करना हर एक देशभक्त की लाजमी है। हम और आप जो कर सकते हैं वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। हम चीन के सामान का बहिष्कार भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें ये बताए कि हमने स्मार्टफोन चीन का फेंक दिया तो हमारे पास क्या मेड इन इंडिया फोन आएगा। अब आप कहेंगे ताइवान का फोन खरीद लो, आप कहेंगे फिनलैंड का फोन खरीद लो, आप कहेंगे साउथ कोरिया का फोन खरीद लो, तो कल वो भी देश सशक्त हो जाएंगे। तो हमने क्या ठेका ले रखा है इस बात का भारत के नागरिकों ने कि हम दुनिया को सशक्त बनाते रहेंगे और हम खुद कमजोरी रह जाएंगे। चाहे आज़ादी के 70 साल के बाद का आज का दिन है और चाहे आज़ादी के वक्त का दिन था। हमारे और आप में बदलाव सिर्फ ये हुआ है देश में कि तब आबादी शायद 50 करोड़ थी, आज देश की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन उद्योग और इंडस्ट्री तब शायद कुछ ज़्यादा थे, अब बहुत सारे कम हो गए हैं। तो ऐसे में इस पर मुद्दा ये बात करने की है कि हम आबादी में बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारे उद्योग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या है, आप समझिए मामले को। अगर आपको एक इंडस्ट्री लगानी है तो आपको 50 तरीके के कागज और कागजी कार्रवाई करने होते हैं, 50 तरीके के लाइसेंस होते हैं, और भ्रष्टाचार इस तंत्र में इतना पूरी तरीके से घुस चुका है कि एक इंडस्ट्री, अगर आप 5 लाख की इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको उसके लिए 15 लाख रुपए तक के घूस देना पड़ जाएगा, रिश्वत देनी पड़ जाएगी। भले बहुत दावे किए जा रहे हों लेकिन आज भी एक इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई पेपर या कोई कंपनी खोलते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं तो आपकी कंपनी पर कार्रवाई कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। अब उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए, ज़रूरत है। और जबकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ी गई हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था और वो बहुत दिनों तक अच्छे चल रही, उसमें सरकारी लोग हस्तियां शिरकत भी कर रही थी, मतलब हर चीज़ शामिल भी हो रही थी। लेकिन कोई छोटी कंपनी खोलता है, कोई आम व्यापारी, कोई छोटा आदमी, आम आदमी खोलता है तो उसके ऊपर इतनी कार्रवाई कर दी जाती है, ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ये कहाँ से कर रहे हो, आपकी फूड क्वालिटी क्या, आपकी ये सब क्या, मतलब 50 चीज़ें पूछ करके उसको इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो अंत में यही सोचता है कि भैया ऐसा है कि हम पार्ले जी का ही बिस्कुट ला के बेच देंगे, हम बिस्कुट खुद नहीं बना पाएंगे, हम बिस्कुट बना करके बेच नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं, पार्ले जी के बिस्कुट लाएंगे, 4 रुपये में लाएंगे, 4.5 रुपये में बेच देंगे, 50 पैसे का फायदा मिल जाएगा। तो हम लोगों को कंपनी में खोलने की प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उस तरीके का भाव नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर को हम आराम देंगे। अगर एक बेकरी वाला बिस्किट बनाता है, बिस्किट बनाए कंपनी शुरू करता है तो उसको लॉयल्टी दें कि भैया आप बेचो, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बस उनकी फूड क्वालिटी आप चेक कीजिए, उनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक कीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन को इतना दबाव मत बनाइए, उसको सरल प्रक्रिया कर दीजिए कि ताकि वो अपने मार्केट को बेच सके, लोगों तक पहुंचा सके। जैसे आप किसानों पे आपने फैसला लिया कि वो अपना फसल कहीं भी बेच सकते हैं, तो आपने इसमें कई बीच की कड़ियों को बेरोजगार कर दिया। जैसे कि जो अनाज खरीदते थे, जो मंडियां पास में थी, अब उनकी थोड़ी मनमानी कम हुई है, लेकिन वो बेरोजगार हो गए क्योंकि अब उनके पास में बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है। तो ये सब चीज़ें भी देखना और समझना बहुत जरूरी और बेहद अहम है। तो अब देश में स्थिति यह है कि चीन के साथ में बहिष्कार कर रहे हैं, चीन के साथ की बातचीत भी हो रही है, चीन को कूटनीतिक तरीके से घेरने के लिए रसिया में जाकर के आप विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री बयान ये देते हैं कि चीन हमारे सरहद में घुसा नहीं, एक भी इंच जमीन उसके पास गई नहीं हमारी। और वहीं पर चीन ये कह देता है कि गलवान घाटी हमारा है, गलवान घाटी को अपना दावा ठोक देता है। और धीरे धीरे आप जब नक्शे दिखाए जा रहे हैं जो जीपीएस के थ्रू, आप टीवी चैनलों के नक्शे भरोसा मत कीजिए। देखिए सरकार की पूरी तरीके से चापलूसी